नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं केस स्टडी पे। देखिए, केस स्टडी यूपीएससी के जीएस के पेपर 4 में पार्ट 2 में पूछा जाता है। केस स्टडी बेसिकली हम कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले कि केस स्टडी क्यों पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि केस स्टडी होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। और इसके लिए हम लोग एक 2022 में जो केस स्टडी पूछा गया है उसी केस स्टडी के माध्यम से उसी केस स्टडी को अध्ययन करके और बाकी आपके साथ मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि केस स्टडी को सही कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि केस स्टडी क्यों। तो भाई, केस स्टडी इसलिए, केस स्टडी बेसिकली यूपीएससी चाहता है कि आपको किसी परिस्थिति में रख दिया जाता है, आपको किसी क्रिटिकल परिस्थिति में रख दिया जाता है, तो आप वहां पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं या फिर आप उस परिस्थिति में एक व्यवहारिक निर्णय लेने में कमजोर हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी कुशलता का, आपकी व्यवहार कुशलता का, आप में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का, आप में लोक सेवक बनने का कितना गुण है, इसकी रियल टेस्टिंग के लिए यूपीएससी ने केस स्टडी को एथिक्स पेपर में शामिल किया है, ठीक है। साथ ही ये केस स्टडी किस पेपर में है? एथिक्स पेपर में है। तो इसके माध्यम से यूपीएससी यह भी जज करता है कि आप में नैतिकता का स्तर कितना है और आप कठिन परिस्थितियों में कितना नैतिक रह पाते हैं, ठीक है। इसलिए केस स्टडी को शामिल किया गया। दूसरा होता क्या है केस स्टडी? केस स्टडी कुछ अलग नहीं होता है। केस स्टडी होता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में और जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो उस जीवन में कुछ अंतर होता है। आप जो व्यक्ति रह करके जो कार्य कर लेते हैं, एज अ सिविल सर्वेंट उस कार्य को करने में आपको बहुत सारी चुनौतियां झेलनी होती हैं। तो इसीलिए एक सिविल सर्वेंट के रूप में उस व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार करना और उसको ऐसी परिस्थितियों में डालकर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करना, यही क्या होता है? केस स्टडी होता है। अब आते हैं कि भाई इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, केस स्टडी सॉल्व करने का एक फ्रेमिंग होता है। अगर आपको केस स्टडी का फ्रेमिंग आता है तो आपको केस स्टडी में बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं। इवन एथिक्स में जिनको भी जो टॉपर्स होते हैं, जैसे पिछली बार की जो टॉपर रही हैं, रैंक 2 रही हैं, तो गरिमा लोहिया, उनको एथिक्स पेपर में 142 समथिंग मार्क्स मिले हैं, 141 या 142 मिले हैं। तो इतना ज्यादा मार्क्स अगर मिल रहा है एथिक्स में, तो वह सिर्फ स्टैटिक पार्ट से मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपका केस स्टडी में परफॉर्मेंस बेटर होना जरूरी है। टोटल 6, कभी कभी 5 केस स्टडी यूपीएससी पूछता है और एक केस स्टडी 20 नंबर का होता है। तो मतलब 120 से लेकर के 130, कभी 100 नंबर का केस स्टडी, यूजुअली यूपीएससी 120 नंबर का केस स्टडी पूछता है। तो 120 नंबर के केस स्टडी में नंबर लाना भी बहुत आसान होता है अगर आपको केस स्टडी की फ्रेमिंग आती है तो इस केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हम 2022 में यूपीएससी ने एक केस स्टडी पूछा है। उसी केस स्टडी को लेकर के और आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है केस स्टडी, और फिर उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये 2022 में यूपीएससी ने एक केस स्टडी पूछा है। बेसिकली ये 2022 में पूछा गया सबसे छोटा केस स्टडी है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया यहां पर। बाकी केस स्टडी थोड़े बड़े थे तो वो इस फ्रेम में आने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये सबसे छोटा केस स्टडी है जो कि आसानी से आपको दिख जा रहा है। विजिबिलिटी शायद मुझे उम्मीद है कि दिख रही होगी। तो इसी केस स्टडी के साथ हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक फ्रेमिंग बता देता हूं। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, फ्रेमिंग बता देता हूं। केस स्टडी की फ्रेमिंग कैसी होती है, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ केस स्टडी, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले होता है कि आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, परिचय देना होता है, ठीक है। यू मस्ट गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मतलब आप उसको परिचित करेंगे,
दूसरा पॉइंट आता है केस स्टडी में, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर या हितधारक। ठीक है, केस स्टडी के फिर हितधारकों को बताना होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि केस स्टडी में कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं। ठीक है, यह बताना होता है नैतिक मुद्दे शामिल हैं। यह ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट बेसिकली आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया होता है, ये आपको आउट ऑफ द क्वेश्चन का पार्ट होता है और ये आपको पहले लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। जैसे यहां पे ये देखिए, यहां पे प्रश्न है, ये केस स्टडी है। इस केस स्टडी के बाद यूपीएससी ने 5 प्रश्न दे दिए हैं उस केस स्टडी से जुड़े हुए। इन 5 प्रश्नों में से ये 3 पॉइंट कवर नहीं है, ये 3 पॉइंट आपको स्वतः डालना होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी ये जो तीसरा पॉइंट है नैतिक मुद्दे, इस नैतिक मुद्दे पॉइंट को भी एक प्रश्न बना करके शामिल कर देता है। तो जब यूपीएससी ने खुद प्रश्न बना करके केस स्टडी के नैतिक मुद्दे पूछ लिए, तब आपको नैतिक मुद्दा नहीं बताना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि रमेश के सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं। मतलब इस प्रश्न में यूपीएससी ने खुद से आपसे पूछ लिया है कि आप बताइए कि ऑप्शन नंबर डी में बताइए कि रमेश के सामने नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी है। तो इसका मतलब है कि जब आप फ्रेमिंग कर रहे होंगे तो फ्रेमिंग करते समय इस प्रश्न में आपको इंट्रोडक्शन देने हैं और दूसरा हितधारक बताने हैं। अब यहां पर आपको नैतिक मुद्दे नहीं बताने हैं। लेकिन ये तो एक केस स्टडी हुआ, बहुत सारी केस स्टडी ऐसी भी होती हैं जिसमें कि यूपीएससी नैतिक मुद्दे प्रश्नों में नहीं पूछता है। तो ऐसे में आपको स्वतः से नैतिक मुद्दे वहां पर बताना जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हुआ। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट होता है कि प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर मतलब कि अब यहां पर आप रियल प्रश्न जो यूपीएससी ने पूछा है केस स्टडी में, ये जो 5 प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, इन 5 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर बताते हैं। और फिर उसके बाद अंतिम पॉइंट होता है निष्कर्ष। देखिए, बहुत सारे बच्चे यह भी नहीं समझ पाते कि केस स्टडी में कैसा निष्कर्ष। केस स्टडी में तो खुद ही यूपीएससी ने केस स्टडी के 5 क्वेश्चन पूछ ही लिए, तो निष्कर्ष क्यों? क्योंकि निष्कर्ष इसलिए ताकि निष्कर्ष आप दें जिससे कि आपके व्यक्तित्व की झलक, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, वह आपके निष्कर्ष में दिख जाए। इसलिए निष्कर्ष देना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये 5 फ्रेम होते हैं केस स्टडी के, इन 5 को करना आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी केस स्टडी अगर आप बना रहे हैं तो आपके केस स्टडी में ये 5 पॉइंट जरूर शामिल होने चाहिए। पहला क्या है? पहला है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेक होल्डर्स हितधारक, तीसरा उसमें शामिल नैतिक मुद्दे, चौथा प्रश्नों का उत्तर और 5वां निष्कर्ष। अब ये 5 पॉइंट अगर आप केस स्टडी में शामिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका केस स्टडी अधूरा है। ठीक है, अब हम लोग सीधे अब देख लेते हैं कि प्रश्न सामने लेकर के फिर उस पर केस स्टडी की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक प्रश्न है, मैं पढ़ते जा रहा हूं। प्रश्न पढ़ना कैसे है यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए शुरुआत करता हूं मैं। रमेश राज्य सिविल सेवा, तो पहले रमेश, ठीक है, राज्य सिविल सेवा में अधिकारी है। 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की मां की हाल ही में कैंसर, मतलब मां को कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके किशोरावयः 2 बच्चों, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूल में से एक में प्रवेश मिला है। बच्चे स्कूलों में हैं। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद अब रमेश का पोस्ट क्या है कि गृह विभाग में डायरेक्टर है, निदेशक है।
इसके रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद रमेश को खुफिया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट क्या मिली है कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप से, किसने तय किया? रमेश ने, कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जांच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या देखा इन्होंने कि सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ, इसको करने वाले दो परिवारों के 12 सदस्य को रंगों हाथों पकड़ा। मतलब कि अब उसने एविडेंस भी देख लिया, अपने सामने से एविडेंस देख लिया, 12 सदस्यों को रंगों हाथों पकड़ लिया। फिर आगे की पूछताछ और जांच में पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद उनके आधार कार्ड, अब यहां देखिए ध्यान से कि सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रहा है, बल्कि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने, अब विशेष क्षेत्र, इसको सोचिए थोड़ा, इसको एज्यूम करिए कि पाकिस्तान से अगर घुसपैठ हो रहा है, वहां से सपोज करिए कुछ मुस्लिम फैमिली है, क्योंकि वो विशेष राज्य की विशेष क्षेत्र में बसाया जा रहा है, विशेष तो कोई मुस्लिम फैमिली है, उनको मुस्लिम इलाकों में बसाया जा रहा है, ठीक है। कोई हिंदू फैमिली है, उसको हिंदू इलाकों में बसाया जा रहा है। अब उसकी विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर रमेश ने क्या किया? राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दिया। हालांकि 1 सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया, मतलब बुलाया, और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश। और गृह सचिव क्या कह रहे हैं कि आप अपना रिपोर्ट वापस ले लीजिए। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। मतलब कि अतिरिक्त गृह सचिव, ज्वाइंट जो सेक्रेटरी हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट को जो ऊपर के अधिकारी हैं वो अच्छा नहीं मान रहे हैं। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें न केवल राज्य की राजधानी के प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा, बल्कि उनके निकट भविष्य में होने वाली अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी। तो ये की पॉइंट्स जो थे, जब हम केस स्टडी पढ़ रहे थे, तो हमने जैसे जैसे जो की पॉइंट्स देखते गए, हमने क्या किया, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब यहां पर हमने इसको पढ़ लिया। अब करना क्या है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको यहां पे ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? परिचय। तो परिचय होता क्या है भाई? क्या होता है परिचय? ये जानना जरूरी है, ठीक है। परिचय का मतलब है कि जो केस स्टडी हमने पढ़ा, उस केस स्टडी में हमारे यूपीएससी के इथिक्स के सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक इस केस स्टडी में शामिल किए गए। जैसे जब हम सिलेबस देखते हैं, ध्यान देखिए, ये सिलेबस है। इस सिलेबस में से क्या बताया गया है कि उपर्युक्त विषयों के मामलों से संबंधित केस स्टडी, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, ये केस स्टडी है। अब इसमें क्या है, इस केस स्टडी में हमने क्या क्या देखा? एक देखा कि सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता और दुविधा है। रमेश एक सरकारी अधिकारी है, एक संस्थान में है और वहां पर नैतिक चिंता से ग्रसित है, तो ये इथिक्स का एक टॉपिक कवर हुआ। दूसरा कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, रमेश ने क्या देखा कि बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनके मिलीभगत से क्या हो रहा है? घुसपैठ को प्रमोट किया जा रहा है। तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी का अभाव है। तीसरा, भ्रष्टाचार की चुनौती। अब वे आते हैं, अधिकारियों की मिलीभगत से यहां के किसी विशेष क्षेत्र में बस जाते हैं, तो अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है? सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। अब रमेश को निर्णय लेना है कि भाई चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक तरफ परिवार का संकट है कि माता को कैंसर है, बेटा को स्कूल में एडमिशन कराए हैं, और दूसरा संकट क्या है कि अगर रिपोर्ट वापस नहीं लिए तो हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहीं दूर, तो माता का कैंसर का इलाज कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी,
और दूसरी बात कि दूर तो ट्रांसफर किया ही जाएगा, साथ ही हमारा प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। तो ये क्या है, सिविल सेवा के लिए जो बुनियादी मूल्य है कि अगर आप सिविल सेवक बनते हैं तो आपके वैल्यूज क्या है, अब उस वैल्यूज के आधार पर रमेश को डिसीजन लेना है। तो इतने टॉपिक हमारे सिलेबस के इस केस स्टडी से जुड़े हैं। अब इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है, आइए इस पे बात देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। परिचय लिखेंगे इसमें कि उपयुक्त केस स्टडी, उपयुक्त केस स्टडी, अब क्या केस स्टडी क्या है, केस स्टडी की किन किन विषयों से जुड़ा है। तो पहला क्या है, सरकारी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधा, सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधा, ये पहला टॉपिक हुआ। दूसरा किस टॉपिक से जुड़ रहा था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। फिर तीसरा टॉपिक कौन सा जुड़ रहा था इसमें कि भ्रष्टाचार की चुनौतियां, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। अगला टॉपिक कौन सा था भ्रष्टाचार की चुनौतियों के बाद, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य एवं सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य से जुड़ा है, बुनियादी मूल्य से, बुनियादी मूल्य से जुड़ा है। ये क्या है, ये इसे हम कहते हैं परिचय। मतलब कि जो केस स्टडी पूछा गया वह हमारे इथिक्स के सिलेबस के किस किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, हमने उन सबको एक जगह कर दिया, बताया कि ये जो केस स्टडी है यह क्या है, सरकारी संस्थानों में जो नैतिक दुविधाएं हैं, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, भ्रष्टाचार की चुनौतियां एवं सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य से जुड़ा है। तो आपको बहुत सारे लोग आपको यह भी बताते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखते समय कि उस केस स्टडी के जो मुद्दे हैं वो चर्चा कर लीजिए। जैसे इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सीधे सीधे आप क्या कहिए कि इस केस स्टडी में शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अधिकारी के अंदर द्वंद्व, इनसे निर्णय लेने की परिस्थिति से जुड़ा है। यह भी एक इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन यह भी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी ने खुद सिलेबस जो दिया है उस सिलेबस के साथ इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उस इंट्रोडक्शन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि आप यूपीएससी के सिलेबस या यूपीएससी के सिलेबस के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। तो इसीलिए सिलेबस याद करना है और जैसे ही केस स्टडी पढ़िए तुरंत उसको सिलेबस से जोड़ दीजिए कि कौन कौन सिलेबस के किस किस पार्ट से जुड़ा है, तुरंत उस पार्ट का यहां पर नाम लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हुआ इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इंट्रोडक्शन के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, दूसरा पॉइंट हितधारक। अब हितधारक क्या होते हैं भाई, हितधारक क्या होते हैं भाई, देखिए हितधारक बताने समय यह ध्यान रखना है कि केस स्टडी में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको हम हितधारक कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं केस स्टडी में कितने लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रमेश। रमेश क्या है, गृह विभाग में निदेशक। तो पहला तो हितधारक यही है, रमेश। ठीक है, पहला हितधारक कौन है, तो लिखेंगे रमेश और ब्रैकेट में गृह विभाग का निदेशक। ठीक है, फिर दूसरा हितधारक कौन सा था,
हमने देखा था कि रमेश का परिवार है, उसकी मां को कैंसर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दूसरा हितधारक कौन है? रमेश का परिवार। ठीक है, ये दूसरा हितधारक हुआ। तीसरा हितधारक कौन है? तीसरा हितधारक कौन है? तो यहां देखिए रमेश का परिवार हो गया, उसके बाद तीसरा हितधारक हो गया, यहां पे देखिए अवैध प्रवासी दिख रहा है, तो तीसरा हितधारक हो गए अवैध प्रवासी। तीसरा हितधारक हम क्या लिखेंगे यहां पर? अवैध प्रवासी। ठीक है, चौथा हितधारक कौन है भाई? फिर आते हैं, चौथा हितधारक कौन है? तो यहां देखिए अवैध प्रवासी के बाद कौन सा था? सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत, तो इसका मतलब सुरक्षा कर्मी। अगला हितधारक कौन है? तो सीमावर्ती सुरक्षा कर्मी, सीमावर्ती सुरक्षा कर्मी। ठीक है, ये अगला हितधारक हुआ। फिर उसके बाद का हितधारक कौन सा है? सीमावर्ती सुरक्षा कर्मी के बाद देखिए यहां पर राज्य के अतिरिक्त सचिव। अगला हितधारक कौन है? राज्य का अतिरिक्त सचिव। तो यह लिखिए राज्य का अतिरिक्त सचिव। अगला हितधारक हो गया राज्य का अतिरिक्त सचिव। और उसके बाद कौन सा हितधारक है? राज्य के अतिरिक्त सचिव के बाद यहां पर और कोई व्यक्ति इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अवैध प्रवासी देश में आते हैं, तो देश में आते हैं तो भारत के समाज में रहेंगे, तो समाज प्रभावित होगा, बिल्कुल। तो अगला हितधारक कौन है? समाज। सिर्फ समाज प्रभावित होगा, या अगर भारत में अवैध प्रवासी आते हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होगी, बिल्कुल। तो राष्ट्र, तो राज्य और मतलब समाज और राष्ट्र, इतने हमारे इस केस स्टडी से जुड़े हुए लोग हैं जो इस केस स्टडी के निर्णयों से प्रभावित होंगे। हितधारक का क्या मतलब होता है? हितधारक का मतलब होता है कि इस केस स्टडी से जुड़े हुए लोग जो इस केस स्टडी में लिए जाने वाले निर्णयों से प्रभावित होंगे। तो पहला स्वयं रमेश प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरा, रमेश का परिवार प्रभावित होगा। तीसरा, अवैध प्रवासी प्रभावित होंगे। चौथा, सीमावर्ती सुरक्षा कर्मी प्रभावित होंगे। फिर राज्य का अतिरिक्त सचिव प्रभावित होगा, क्योंकि वो रमेश को कह रहा था कि वो अपना रिपोर्ट वापस ले ले। चौथा, समाज प्रभावित होगा, अवैध प्रवासी आएंगे, समाज में रहेंगे। फिर राष्ट्र प्रभावित होगा। तो ये हितधारक हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले परिचय देना है, उसके बाद अगला काम क्या करना है, उसके बाद आपको हितधारक बताना होता है, ठीक है। हितधारक बताने के बाद आपको क्या करना होता है? तीसरा मुद्दा क्या होता है? तीसरा मुद्दा होता है आपको नैतिक मुद्दा बताना, ठीक है। लेकिन नैतिक मुद्दा चूंकि इस प्रश्न में स्वयं पूछ लिया गया है, तो इसीलिए आपको नैतिक मुद्दा यहां नहीं बताना है। अगर नहीं पूछा गया होता, जैसे इस प्रश्न में यहां पर प्रश्न में ही पूछ लिया गया है नैतिक दुविधाएं, नैतिक मुद्दा, तो अब हमें नैतिक मुद्दा नहीं बताना है। लेकिन अगर नहीं पूछा गया होता तो हमें क्या करना होता? उसके बाद फिर हम यहां पर आगे एक नैतिक मुद्दा वाला कॉलम भी बनाते। इसके बाद तीसरा मुद्दा क्या बनाते? नैतिक मुद्दा, ठीक है। तो नैतिक मुद्दा तो हमें यहां नहीं लिखना है। अब आते हैं कि नैतिक मुद्दा के बाद क्या है भाई? तो नैतिक मुद्दा के बाद क्या है? तो प्रश्नों के उत्तर। तो इसका मतलब है कि अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे? परिचय देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके हितधारक बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आ जाएंगे प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या कौन कौन से प्रश्न हैं? तो सबसे पहला ए नंबर का प्रश्न है कि सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न ही है, तो पहला प्रश्न ये है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रश्न संख्या ए, और सीधे लिखना शुरू करेंगे कि रमेश के पास उपलब्ध विकल्प,
रमेश के पास उपलब्ध विकल्प। अब भाई रमेश के पास कौन कौन से विकल्प हैं, अब बताते जाएंगे, आपको अपने तरीके से बताना है, ठीक है। पहला क्या है, पहला विकल्प क्या है, रिपोर्ट को, रमेश को क्या करना है, रिपोर्ट को वापस ले लेना, रिपोर्ट को वापस लेना और परिवार पर ध्यान देना, परिवार पर ध्यान देना। भाई जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था उसने क्या समझाया था इसको, कि आप अपना रिपोर्ट वापस ले लीजिए कि भारत के इस राज्य में घुसपैठ हो रहा है और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हम आपका प्रमोशन भी रोक देंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट में कहीं दूर ट्रांसफर भी कर देंगे। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि रिपोर्ट को वापस ले सकता है और परिवार पर ध्यान दे, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको मुद्दे बताने होते हैं, विकल्प बताने होते हैं, तो हमेशा पहले उन विकल्पों को बताया जाता है जो कमजोर होते हैं, जिनको कि नहीं अपनाना है। तो यह पहला विकल्प हुआ कि चलो भाई ठीक है, रमेश बोला कि ठीक है हम तब छोड़ देते हैं, अपना रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है कि और आसपास अन्य सहकर्मियों से सुझाव लेना। अब भाई आसपास अकेले तो होगा नहीं रमेश, उसके आसपास अन्य भी अधिकारी होंगे जो कि आसपास रहते होंगे, तो उनसे भी सलाह ले। ये दूसरा विकल्प है कि हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या है कि रमेश चलो ईमानदार है तो क्या करेगा, अच्छा मुझे रिपोर्ट नहीं सबमिट करने दे रहे हो, चलो हम इस रिपोर्ट को लीक करके तुम्हें बदनाम कर देते हैं। तो रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर देना, यह भी एक विकल्प है, मीडिया में लीक कर देना, ठीक है। देखिए रिपोर्ट विकल्प सही है कि गलत है अभी हम इसकी जांच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि उसके पास मैक्सिमम कितने रिपोर्ट हैं, ठीक है। तो एक तो यह है कि रिपोर्ट क्या करे, मीडिया में लीक कर दे, ठीक है। अगला क्या है विकल्प कि रिपोर्ट वापस नहीं लेना, रिपोर्ट वापस नहीं लेना और गृह विभाग के अधिकारी को मना कर देना, गृह विभाग के अधिकारी को मना कर देना, अधिकारी को मना कर देना। फिर उसके बाद अगला रिपोर्ट क्या है, अगला ऑप्शन उसके पास क्या है कि अन्य शीर्ष अधिकारियों पर, उस अधिकारी से ऊपर के शीर्ष अधिकारियों के पास, ऊपर के शीर्ष अधिकारियों के पास, शीर्ष अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उन्हें मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराना, ठीक है। तो इतने विकल्प हैं रमेश के पास, ठीक है। तो पहले तो जो प्रश्न कह रहा था कि रमेश के पास गृह विभाग के निदेशक के रूप में कौन कौन से विकल्प हैं, तो वो विकल्प हमने उसके प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख दिए कि रमेश के पास क्या क्या है, ये विकल्प रमेश के पास उपलब्ध है, ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों।
तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अभी हमने ए नंबर बताया, प्रश्न संख्या ए का उत्तर दिया कि इतने 5 विकल्प हैं उसके पास। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न संख्या बी का उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या बी, तो रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए? तो भाई खुद से सोचिए कि अगर रिपोर्ट को वापस ले लेता है तो इसका मतलब क्या है कि यह एक कमजोर अधिकारी है, यह एक डरपोक और कायर अधिकारी है। अधिकारियों को साहस रखना चाहिए, नेतृत्व कौशल रखना चाहिए, ठीक है, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। यह तो हमारा सिलेबस, इथिक्स का सिलेबस कहता है, तो इसमें सत्यनिष्ठा का अभाव है, तो यह ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। अन्य सहकर्मियों से सुझाव, अपने आसपास के जो सहकर्मी हैं, साथ में जो रहते हैं, उनसे सुझाव लिया जा सकता है, अच्छा विकल्प है। लेकिन क्या इससे भी कोई अच्छा विकल्प है? तो आइए देखते हैं। तो रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर देना, भाई रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर देना यह अनएथिकल है, क्योंकि रिपोर्ट गुप्त रिपोर्ट है, और गुप्त रिपोर्ट को आप मीडिया में लीक कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो शासन व्यवस्था में सत्यनिष्ठा है, जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेहिता है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा है कि रिपोर्ट वापस नहीं लेना और गृह विभाग के अधिकारी को जवाब दे देना कि नहीं लूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो गृह विभाग का अधिकारी है उससे आपने दुश्मनी कर ली, आपका सीनियर अधिकारी है, आपसे दुश्मनी कर ली। देखिए, दुश्मनी करना यह बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर परिस्थितियां, अब कोई और ऑप्शन ही नहीं तो दुश्मनी भी जायज है। अगर राष्ट्रहित में दुश्मनी हो जाए तो चलेगा, लेकिन क्या इससे बेटर ऑप्शन है? तो आते हैं पांचवा। पांचवा क्या है कि ऊपर के शीर्ष अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से जाना और उन्हें मुद्दे की गंभीरता समझाना। अब ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आपको मना किया है रिपोर्ट वापस लेने को, तो आप क्या करिए, सचिव के पास जाइए, व्यक्तिगत रूप से जाइए। भाई आप क्या है, गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी हैं, तो आपके पास वहां पहुंचने का ऑप्शन है, तो आप जाकर के गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी गृह सचिव से मिलिए, सेक्रेटरी से मिलिए, और उन्हें मुद्दे की गंभीरता बताइए कि अगर हमने समय पर डिसीजन नहीं लिया और इन रिपोर्ट को छुपा के रखा तो एक समय ऐसा आएगा कि राष्ट्र की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत भयावह हो सकता है, और फिर बाद में अगर जांच होता है तो हम सभी दोषी पाए जाएंगे और हम पर बाद में कार्रवाई हो सकती है। मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होकर के वहां पे चीजों को ऐसे प्रस्तुत करना है कि उन अधिकारी को आपकी बातों पर भरोसा हो जाए। तो यह ऑप्शन क्या है, पांचवा ऑप्शन, यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। अन्य ऑप्शंस भी ठीक हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो रमेश को कौन सा निर्णय लेना चाहिए? तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न संख्या बी में कि उपयुक्त परिस्थिति में रमेश को ऑप्शन नंबर 5 और फिर 5 में क्या है, का चयन करना चाहिए, का चयन करना चाहिए। प्रश्न यही है, तो आपने बता दिया कि 5 का चयन करना चाहिए। फिर प्रश्न कह रहा है कि लेकिन क्यों? तो क्यों, तो फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि पहला पॉइंट, इससे रमेश क्या करेगा, अपने जो पद की जवाबदेहिता है, अपने पद की जवाबदेहिता को पूरा करेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनली अंतिम निर्णय किसे लेना है, गृह सचिव को ही लेना है। इसकी रिपोर्ट को वो खारिज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उन्हीं को लेना है, तो उनके पास सीधे जाकर के बताएगा। तो क्या हुआ, पहले अपनी जवाबदेहिता को पूरा किया। दूसरा ऑप्शन क्या कि इससे परिवार की सुरक्षा भी संभव है, गृह सचिव इसके रिपोर्ट को स्वीकार कर लें, लिखिएगा, संभव है गृह सचिव इसके रिपोर्ट को स्वीकार कर लें और इसके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो जाए, और फिर इसे उसके लिए पारितोषिक के रूप में पुरस्कार मिल जाए, इसका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, साथ ही इसका शहर से ट्रांसफर भी नहीं हो और यह अपने माँ का कैंसर का इलाज भी करा सके।
इसीलिए तो उसके 2-3 पॉइंट बता दीजिए क्यों ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो अब क्या था, आपने रमेश को कितना विकल्प दिया था? आपने रमेश के पास विकल्प दिया था ये 5, तो पांचों विकल्प का अच्छाई और बुराई मतलब कमियां और अच्छाइयां बताइए। पहले में अच्छाई क्या है? पहले में अच्छाई है कि अगर रिपोर्ट को वापस ले लेता है तो हो सकता है उसका परिवार सुरक्षित है, वो अपने परिवार मां का इलाज कराए, बेटे की पढ़ाई सही से चलती रहेगी और रमेश के भी कैरियर में कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समस्या इसका निगेटिव पक्ष क्या है? निगेटिव पक्ष है कि रमेश अपने पदीय जवाबदेही से विमुख हो रहा है। ठीक है, शासन व्यवस्था में नैतिकता का ह्रास हो रहा है। सेकंड पॉइंट, अन्य सहकर्मियों से सुझाव लिखिए कि अन्य सहकर्मियों से सुझाव का लाभ क्या है कि हो सकता है कि कोई अनुभवी सहकर्मी इसको सही रास्ता बताए, सही मार्गदर्शन करे। लेकिन इसका निगेटिव पक्ष क्या है कि सभी इसके सहकर्मी हैं, कोई बड़ा अधिकारी इससे ऊपर का शीर्षस्थ अधिकारी है नहीं, तो इसीलिए वह रिपोर्ट वास्तविक रूप से सबमिट कैसे करनी है यहां पर अस्पष्ट रहेगी। तीसरा, रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर दे। इसका पॉजिटिव क्या होगा कि रिपोर्ट मीडिया में लीक होने के बाद सरकार पर दबाव बनेगी और फिर सरकार उस पर एक्शन लेने के लिए उस सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए बाध्य होगी। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष क्या है कि इसमें शासन व्यवस्था में जो नैतिक चिंता है वह प्रभावित होगी, नैतिक दुविधा आ जाएगी, क्योंकि इसका रिपोर्ट यह गुप्त रिपोर्ट है। गुप्त रिपोर्ट एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी लीक कर रहा है, तो क्या है, शासन व्यवस्था के लिए नैतिक चिंता की बात है। फिर अगला, रिपोर्ट वापस नहीं लेना और गृह विभाग के अधिकारी से दुश्मनी कर लेना। तो रिपोर्ट वापस नहीं लेना, इसका लाभ क्या होगा कि हो सकता है, संभावना है कि रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर उस अधिकारी पर दबाव बने और अंततः वह अधिकारी वहां पर बाड़बंदी लगाने के लिए या घुसपैठ रोकने के लिए एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाए। दूसरा, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है, नेगेटिव पक्ष क्या है कि वह अधिकारी हो सकता है कि रमेश से बाद में इस मुद्दे पर खुन्नस हो और बाद में रमेश के पदस्थापन में या फिर प्रमोशन में अड़ंगा लगा दे। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, ऊपर के शीर्ष अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। इसका फायदा क्या है? फायदा है कि रमेश की रिपोर्ट स्वीकार की जाए और उसके दायित्वों के आधार पर, उसके निर्णयों, रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लिया जाए और घुसपैठ रुक जाए। निगेटिव क्या हो सकता है कि हो सकता है शीर्ष अधिकारी यह भी उस भ्रष्टाचार में मिला हुआ हो और वह फिर रमेश से और चिढ़ जाए, तो इस तरीके से रमेश बड़े बड़े अधिकारियों से दुश्मनी उससे शुरू हो जाए। तो हर के पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बता देने हैं। प्रश्न ने ऐसा कहा था, उसके अकॉर्डिंग आपने सभी पक्षों के आलोचनात्मक मूल्यांकन को सामने रख दिया। अब डी नंबर ऑप्शन आप शुरू करेंगे लिखना और उसमें बताएंगे कि रमेश के सामने नीतिगत दुविधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो भाई रमेश के सामने डी नंबर ऑप्शन कहता है नैतिक दुविधा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन यहां लिखना शुरू करेंगे। डी नंबर ऑप्शन, नैतिक दुविधा। ठीक है, तो नैतिक दुविधा कौन कौन सी है रमेश के पास भाई? पहली दुविधा क्या है रमेश के पास कि निजी हित, व्यक्तिगत हित, बनाम राष्ट्रहित। ठीक है, अब भाई ये एक दुविधा है कि अगर राष्ट्रहित में निर्णय लेता है तो हो सकता है परिवार के लिए समस्या खड़ा हो जाए, और अगर परिवार के हित में निर्णय लेता है तो राष्ट्र के लिए समस्या खड़ी हो जाए। तो यह एक नैतिक दुविधा है। दूसरा क्या है? जवाबदेहिता बनाम भ्रष्टाचार का मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि जब रमेश एक बड़ा अधिकारी है और बड़ा अधिकारी का दायित्व होता है कि वह शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखे और भ्रष्टाचार के माध्यम से घुसपैठ हो रहा है, तो जवाबदेहिता का अगर अनुपालन करेगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा, नहीं तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो ये दो चिंताएं हैं कि या तो वह जवाबदेह बने या फिर भ्रष्टाचार बने। फिर क्या है कि
तीसरा मुद्दा क्या है भाई, नैतिक दुविधा क्या है? इसमें एक नैतिक दुविधा थोड़ा सा अलग है और वो है मानवता बनाम राष्ट्रहित। मानवता बनाम राष्ट्रहित, ये ध्यान दीजिएगा इसको, मानवता बनाम राष्ट्रहित। यह कैसे है कि जो शरण उधर से बाहर से घुसपैठ करके आ रहे हैं और यहां आकर के वो क्या हो जा रहे हैं, सेटल्ड हो जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो वहां दूसरे देश में उनकी प्रताड़ना हो रही हो और वहां से प्रताड़ित होकर के भाग रहे हो। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदुओं को प्रताड़ना होता है, तो इन हिंदुओं को क्या ऑप्शन क्या है, हिंदुस्तान आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है वह प्रताड़ित होकर के भारत में आ रहे हैं। अगर ये बंदी हो जाती है तो उन्हें पाकिस्तान में और प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में मानवता क्या है, मानवता है कि भाई जो प्रताड़ित हो रहा है उसको अपने यहां शरण दो। भारत का प्राचीन इतिहास भी रहा है शरणागत वत्सल का। तो यह भी एक मुद्दा है, यह एकमात्र मुद्दा नहीं। यह ध्यान रखना है कि जो शरणार्थी आते हैं जरूरी नहीं कि वह प्रताड़ित ही हो, बहुत सारे घुसपैठिए आतंकवादी भी होते हैं। ठीक है, तो एक मुद्दा यह भी है कि मानवता, अगर वो प्रताड़ित हो रहे हैं अपने यहां, तो मानवता बनाम राष्ट्रहित। अब भाई मानवता है कि उन्हें आने दो, और राष्ट्रहित क्या कहता है, राष्ट्रहित कहता है कि उनको मत आने दो। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो नैतिक दुविधा रमेश के पास है। तो आपने ये नैतिक दुविधा बता दी। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आपने लिख दिया। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अवैध पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों के घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए, यह जो ऑप्शन है, पांचवा जो ऑप्शन है, यह बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर यह इथिक्स में शामिल कर दिया गया है, लेकिन यह इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि अगर हमारे देश में घुसपैठ हो रहा है तो घुसपैठ को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। अब ये सारे प्रयास, अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत बता देंगे। पांचवा नंबर ई ऑप्शन लिख करके लिखना शुरू करेंगे कि इसके लिए दो स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं, एक आंतरिक स्तर पर, एक बाह्य स्तर पर। आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक स्तर पर क्या करेंगे, सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा मतलब कि वहां पर बाड़बंदी लगवाएंगे, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, सैटेलाइट से वहां पर निगरानी रखेंगे, वहां जो सीमा सुरक्षा बल हैं उनको नाइट विजन कैमरा देंगे, साथ ही उनके हथियार आधुनिक करेंगे, वहां पर लेंस, बहुत सारी चीजें, सुविधाएं लगवाएंगे ताकि वो जो हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं वह घुसपैठ को रोकने में सफल हो सके। दूसरा, बाह्य स्तर पर क्या करेंगे, जिस देश से घुसपैठ हो रहा है उस देश को क्या करेंगे, घुसपैठ के बारे में, घुसपैठ की रिपोर्ट देंगे। ठीक है, घुसपैठ की रिपोर्ट देंगे और फिर उस देश पर, उस देश के साथ सहयोग बना करके उसको अपने यहां से घुसपैठ रोकने का सुझाव देंगे, उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। तो ये सब ऑप्शंस आप यहां पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि पहले, अब सीधे आ जाते हैं कि सबसे पहले हमने परिचय दिया, फिर हितधारक बताए, फिर नैतिक मुद्दे बताए। चूंकि नैतिक मुद्दा यहां नहीं बताना था क्योंकि नैतिक मुद्दा प्रश्न में शामिल था, तो हमने प्रश्नों का उत्तर दिया। और अब हमारा ऑप्शन क्या है, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या करना है भाई, निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना निष्कर्ष के अगर आप सिर्फ प्रश्न को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए एक चुनौती बन जाती है। इसलिए निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है। तो अब लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको अपनी बात बतानी है। ठीक है, कि क्या मुद्दा क्या था, मुद्दा था घुसपैठ। घुसपैठ, घुसपैठ किसी भी देश की, किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रहित के लिए
राष्ट्रहित के लिए चुनौती है। अतः अधिकारियों को राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए जवाबदेहिता या जवाबदेह रूप से निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका निष्कर्ष भी हो गया। तो टोटल जो प्रश्न के डायमेंशंस थे, जो केस स्टडी के डायमेंशंस होते हैं, वो सारे डायमेंशन हमने क्या किए, कवर कर लिए। ठीक है, हमने क्या किया, पहले परिचय बताया। ठीक है, परिचय हमने बता दिया कि सब्जेक्ट के किस किस सेक्शन से यह केस स्टडी जुड़ा है। फिर हमने उसके हितधारक को बता दिया। फिर नैतिक मुद्दे अगर शामिल थे तो हमने नैतिक मुद्दे प्रश्न में बताए और फिर निष्कर्ष भी दे दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस केस स्टडी के माध्यम से मैंने आप लोगों को एथिक्स में केस स्टडी कैसे लिखना है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और केस स्टडी में किन किन मुद्दों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें आपको समझाने में सफल रहा हूं। कोशिश करिएगा, एक अंतिम सुझाव है कि जब इथिक्स की केस स्टडी लिख रहे हैं आप, तो इथिक्स के सिलेबस में जो जो शब्द दिए गए हैं वे शब्द आपके आंसर में भी दिखने चाहिए। ठीक है, मतलब कि नैतिकता से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वही शब्द आपके केस स्टडी में आने चाहिए। तभी आपको, जैसे यहां पे सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य हैं, जैसे हमने जब निष्कर्ष लिखा था तो निष्कर्ष में ध्यान रखिएगा हमने क्या लिखा था, जवाबदेह। ठीक है, जवाबदेह, राष्ट्रहित को प्राथमिकता, तो ये सब शब्द आपके आंसर में आने चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को समझाने में आज सफल रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरन अगर आपके और अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।